खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शहीद उधम सिंह के 83वीं शहीदी दिवस पर 31 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस राज्य स्तरीय समागम का आयोजन कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में किया गया और इस शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को हरियाणा सरकार के संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत मनाया गया और इस आयोजन में हरियाणा कम्बोज सभा का अहम योगदान रहेगा। आपको बता दें कि अहम पहलू यह है कि राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और शहीद उधम सिंह के 83वीं शहीदी दिवस की तैयारियों को लेकर विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरैया, एडीसी अखिल पिलानी ने कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके मन के अंदर एक पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, किस प्रकार शहीदों के शहीदी दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे श्री उधम सिंह जी का शहीदी दिवस यहाँ पर 31 जुलाई को सुभाष मंडी में अनाज मंडी में मनाया जा रहा है और इसमें मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज जायजा किया गया और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के जो मैं कहूँगा यहाँ पर लोग यहाँ पहुँचे हैं। हरियाणा कम्बोज सभा हर वर्ष शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस जो 31 जुलाई को है, उसको बड़े धूमधाम से मनाती है। अब की बार भी 31 जुलाई का ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर अनाज मंडी के अंदर होने जा रहा है और हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें उपस्थित रहेंगे। चंडीगढ़ में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें कई विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों पर कहर ढाए जा रहे हैं। 81 शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा पानी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए दर भटक रहे हैं। और वहीं किरण चौधरी ने यह भी कहा, मौजूदा सरकार आंखें बंद कर सो रही है और सरकार की गलतियों के चलते लोग परेशान हैं। हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है, ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। 1 करोड़ से अधिक नागरिक, मोटा मोटी 42.5 मैंने कहा, इतने लाख प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ओनर जिनके ऊपर ये इस तरह का कहर ढाया गया है।
साथियों, शहर में जो लोग बस रहे हैं, लोग गांव से शहर में आते हैं बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए कि उन्हें वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लैंड ढंग से घर होंगे, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का उधर से इधर सारा घूमता है, जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। खबर पानीपत से है, जहां इंसो के स्थापना दिवस पर 6 अगस्त को छात्र हुंकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि कार्यक्रम में सामाजिक रूप से बड़ा संकल्प लिया जाएगा और छात्र चुनाव बहुत जल्द करवाने की मांग की गई है। अगर मांग जल्द पूरी न हुई तो करेंगे आंदोलन। आपको बता दें, वहीं दिग्विजय ने कहा है कि हमने कभी भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की मांग नहीं की थी, डायरेक्टर चुनाव की मांग की थी। और आपको बता दें कि वह जो होनी चाहिए, और इस साल भी सरकार द्वारा अभी तक ना तो कैलेंडर जारी किया गया है और न ही छात्र चुनाव का बजट आया है। उम्मीद है कि 5 तारीख से पहले सरकार बजट जारी कर देगी। छात्र हुंकार दिवस के नाम से इस बार का कार्यक्रम जो 6 तारीख को हाल के अंदर हो रहा है, उसका निमंत्रण देने आज पानीपत में आए थे। और आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितना जोश। मैं तो कहता हूं आज तक जितनी भी पानीपत की मीटिंग हुई है उसमें सबसे अव्वल दर्जे की मीटिंग आज हुई है। ये प्रमाणित करता है कि इस बार यहाँ की संख्या साल के अंदर सबसे ज्यादा है। हमने छात्र संघ चुनाव की बात की है और फिर आंदोलन का भी जिक्र किया। सर, आपकी सरकार है तो क्या आपके लिए निजी है? सरकार ने जब 2018 में हमने आंदोलन किया तो उस समय कमिटमेंट किया। समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकड़ के घर पर ईडी की रेड खत्म हो गई है और तीसरे दिन आपको बता दें कि रात 10 बजे ये रेड खत्म हुई है। और इसी कड़ी में विधायक धर्म सिंह छोकड़ और परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। विधायक की कोठी में ईडी की रेड के दौरान उपस्थित नौकर से बात करने की कोशिश की गई तो वे बचते नजर आए हैं। कैथल के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 3 मई कोच दीपक ने उसे अपने घर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने से नशीला पदार्थ पिलाकर आपको बता दें कि बेहोश किया और फिर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय 2 अन्य खिलाड़ी अचानक कोच उनसे दुष्कर्म करने में नाकाम रहा। और बता दें कि कोच के व्यवहार को लेकर खिलाड़ियों ने इसकी जानकारी महिला कोच को दी है और इसके बाद महिला कोच और महिला खिलाड़ी एसपी अभिषेक जोरवाल से मिलने पहुंची थी और खिलाड़ियों ने एसपी को पूरी बात बताई और कोच के खिलाफ एक शिकायत भी दी है और इसी के बाद महिला थाना में कोच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसमें आए हैं हम कांटेक्ट में दीपक लोट।
तो वो शिवाटिका में हमारी क्लास लगती थी। जिस टाइम मैडम नहीं आते थे ना, उस टाइम हमें अकेले में ऐसे बिठा के रखते थे 2-2 ढाई घंटे। हमसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी, तब मेरे को समझ नहीं आती। मैंने सर को कहा, मैं क्या सर मेरे दिमाग में नहीं आती ये बातें और ना मेरे को समझ आती है, अब मेरे से ऐसी बात ना किया करो। कहता कि तू तो अभी बच्ची है, मेरा तो फर्ज है तेरे को समझाना, मेडिकल है ये, आगे जाएगी, गेम में आगे जाएगी, ये तो करना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी बात करता रहा। और हर एक पेपर में जी, अखबार में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो भी हो, और जो न्यूज़ चैनल है जी, मेरे बारे में अफवाहें हैं जी, फर्जी जो भी उड़ाया जा रहा है कि उसने षड्यंत्र करा है, लड़कियों को इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेलिंग की धमकी दी है, 8 लाख की फिरौती मांगी है। मैं उसका जवाब मीडिया को देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठी है जी, गलत है। मैं इसका किनारे से बिल्कुल इसको दरकिनार कर रही हूँ। 4 साल से खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं। हमारी फीस 2500 रुपये होती है। ये हमसे कहता था कि आगे फीस हमें देनी है, 35,000 रुपये फीस लगेगी। मैंने 5 नेशनल खेल ली है, 1 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 5 नेशनलों को ला लो, 35,000 रुपये मैंने वो दे रखा है। इसने बहकावे में लिया कि मैं रेलवे में नौकरी लगवाता हूँ और 6.5 लाख रुपये तो देने पड़ेंगे। तो मेरी रिश्तेदारी में जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने रिश्तेदारियों में से उठा के पैसे हैं जान पहचान में उनके, और एक लड़का है विशाल, उसके भी पैसे उठा के मैंने इसको टोटल 8 लाख रुपए वो और 2.5 लाख रुपए कह रहे भाई तेरे को इंटरनेशनल भेजा है। यहाँ तक कि मेरा 60,000 रुपये टिकट का लगा था, 2.5 लाख रुपए वो, टोटल मैंने 12 लाख रुपए इसको दे रखे हैं। और ये हमसे भी बोल रहे हैं न्यूज में कि 8 लाख रुपए हम फिरौती मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ये है कि भाई मैं नहीं देता पैसे, जो मर्जी तुम कर लो। अगर हम झूठे हैं या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे। मेरे शोषण का आरोप लगा, यही मेरे घर बैठ के लगाया है बच्चों ने। 11 तारीख को 2 बच्चे आए थे। पहला मुद्दा उनका ये था कि हमारा स्टेट चैंपियनशिप में मेडल कट गया, तो मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी छेड़खानी का ये ऐसे जो भी है। आध घंटा पौना घंटा उन बच्चों ने मेरी मिसिज के साथ मेरे साथ बात करी। तो मैंने एक चीज़ कही थी, अगर बेटा मैं गलत हूँ तो मुझे मत बख्शना और आप करो जो करना है। ये मैंने उनको जो कहा, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मैं वसु गेम करती हूँ, तो मैं ये गेम 4-5 साल से कर रही हूँ। और मैं एक बार मैं पानीपत खेलने गई थी और मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हमारे कोच द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए सभी बच्चों को घर पे बुलाया गया था और मैं घर पे अकेली पहले चली गई थी, जिसमें कोच घर पर अकेले थे। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की और उस समय मैंने किसी को नहीं बताया था। और अब मैंने आपको एक शिकायत दी है जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई बारे कहा था। मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी खिलाड़ियों में से जिसने कंप्लेंट दी थी उसमें लड़की की 164 की स्टेटमेंट मान्य अदालत में करवाई जाएगी। अंबाला में बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। टांगड़ी नदी में आई बाढ़ से साथ लगते इलाकों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का घर में रखा सामान खराब हो गया है। साथ ही गलियों और घरों में कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया है। लोगों का कहना है कि कई घर तक ऐसे भी हैं जिसमें अभी भी बाढ़ का 1 फीट तक पानी नहीं है, जिससे परेशान लोग अपने घरों को ताला लगाकर या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने पहुंच गए हैं या फिर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों को अब महामारी फैलने का भी डर सताने लगा है। हालांकि नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर सत्येंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अब पोस्ट फ्लड एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं, जिसमें हेल्थ टीम्स कॉलोनीज में जा रही हैं। खासतौर पे जो वाटर लॉक्ड एरिया रहा है उसमें वो जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में 10-10 सफाई कर्मचारियों की डेडिकेटेड टीम लगाई गई है जो इस इलाके में सफाई कर रही है। हाँ, मदद करें और जैसे पानी का प्रयोग है वो पानी उबाल के पिएं। वैसे जन स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा गया है कि वो क्लोरीनेशन करें। तो ये सब है और
अभी क्योंकि बारिश का खतरा टला नहीं है तो अलर्ट मोड में रहें, खास तौर पे जो लो लाइंग एरिया के निवासी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हाल हुआ पड़ा है, कोई निकासी नहीं है पानी की। घरों के आगे मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे वायरल फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतना ज्यादा मतलब फ्लू फैल रहा है, आइस फ्लू तो बच्चों को हो ही चुका है। और जो हमारा सामान डिस्ट्रॉय हो चुका है वो तो अलग एक मैटर है। तो चलो वो तो पानी जो आया, लेकिन यहाँ पे नालियों की निकासी तो हो कम से कम। प्रशासन अभी तक यहाँ आके किसी ने नहीं देखा, कमेटी वालों ने किसी ने नहीं देखा, कोई यहाँ पे कोई नहीं आया कि नाली का कोई कूड़ा करकट या कुछ भी हटाया जाए। कोई मतलब कुछ भी नहीं। और लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए, ताले लगाए हुए हैं घरों में। इतना अभी भी बहुत पानी खड़ा हुआ है अंदर। बताओ कैसे होगा ये सब। यहाँ पर जो पानी आया है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। गलियों में अभी भी कीचड़ भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं पहुंची है। कमेटी की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई नाली या से पानी निकासी के लिए नहीं आया है। सभी निवासी यहाँ के परेशान हैं क्योंकि ऑफिस नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। किसी भी प्रकार के सुबह ऑफिस जाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की अभी तक। हमारे यहाँ पे इतनी गंदगी है, गंदगी के ढेर हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, ना हमारी कोई दिक्कत यहाँ पे देखने आया है, ना ही हमारे यहाँ पे कोई सुन रहा है। हमें यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं और पानी से गंदगी पूरी मच्छर भरे पड़े हैं। यहाँ पे कोई नहीं है हमारी सुन रहा है। यहाँ ना 10 दिन 15 दिन हो गए यहाँ पे। और हमारे घर में 11 से जब से बाढ़ आई तब से पानी ही पानी है। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, ठीक है ही। हर एक कमरे में पानी है, सारे बेड खत्म हो चुके हैं, सारे सोफे खत्म हो चुके हैं, सारे दरवाजे खत्म हो चुके हैं, मकान में दरारें आ चुकी हैं। और अभी भी आज 26 तारीख हो चुकी है, हमारे घर में 1 फुट पानी है सर। हाँ सर, सारा सामान खराब हो चुका है और हम अभी किराए पे बाहर रह रहे हैं। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का 26वां दिन है और सरकार ने नो वर्क नो पे आज से आदेश जारी कर दिया है। यानी अगर काम नहीं करोगे तो वेतन नहीं मिलेगा। इससे लिपिक वर्ग काफी नाराज है और उन्होंने कहा है कि सरकार के इस आदेश से हमारे अंदर जोश भर गया है और हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे जब तक हमारा वेतनमान 19,900 से बढ़कर 35,400 नहीं किया जाता है। तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी लिपिकों ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग परेशान हो, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है। जब शुरुआत करी धरने की 5 तारीख से, तो हमने पता ही था जब हम काम नहीं कर रहे तनख्वाह के हम कोई हकदार नहीं है और ये तनख्वाह हमारी कहीं नहीं जाती, हम तनख्वाह लेंगे क्योंकि हम अपनी जायज मांग के उसमें बैठे हैं। और हमारा जो बराबर के प्रदेश है उनकी तुलना जो ओएसडी साहब कर रहे हैं, हम उनसे पीछे हैं। जो उन्होंने आंकड़े पेश कर रहे हैं वो गलत पेश कर रहे हैं। नो वर्क नो पे का ही वेट था जी। हम चाहते यही थे, वो हमारा ये लेटर कब जारी करें। हम दावे के साथ कहते हैं, हमने तो ये चीज बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने ये चीज देखने को मिली है और इससे हमारा आंदोलन और भी मजबूत हुआ है। और जो भी सरकार चाहे हमारे साथ कर सकती है, लेकिन हम 35,400 के हकदार हैं, लेकर ही रहेंगे, लेकर ही दम लेंगे और आंदोलन को और भी तेज करने के लिए हम तुले हुए हैं। अंबाला पुलिस ने स्नैचर्स के एक बड़े गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी पर पिछले 1 साल में अंबाला में ही 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों से 1 लाख रुपए, सोने की चेन, बाइक और अवैध कट्टा बरामद हुआ है। और इसी बीच अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया है कि जो मुख्य सुभाष है उस पर मुंबई, बेंगलुरु में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग पिछले 1 साल में अंबाला में लगभग 7 से ज्यादा लूटपाट और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल इन लोगों को रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अंबाला पुलिस द्वारा एक बड़ा रॉबरी और स्नैचिंग का गिरोह का पर्दाफाश किया गया और इसके अंतर्गत हमने 4 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। सुभाष, जो कि शामली यूपी का रहने वाला, इस तरीके से टोनी, पूरन, ये दोनों भी शामली जिला यूपी के रहने वाले हैं और एक इनकी साथी है गीता, जो कि हाल में समराला पंजाब में की रहने वाली है और वैसे पीछे से शामली की रहने वाली है। इन चारों आरोपियों को अरेस्ट किया गया और इनसे जब डिटेल में पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1 वर्ष के अंदर इन्होंने 7 लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाओं को अंबाला सिटी के खबर रेवाड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि शाम 5 बजे बावल विधानसभा के गांव खंडोड़ा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जहां वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। बता दें कि जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे गांव खंडोड़ा में आ रहे हैं, तो उसी की सब तैयारियां चल रही हैं और उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हम सब यहाँ आए हुए हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज बावल विधानसभा से शुरू होकर के और कल रेवाड़ी का भी और बावल का दोनों विधानसभा के गाँव में इस तरह के जनसंवाद करेंगे। चरखी दादरी शहर स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती की मौत हो गई और मृतका के परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल काटा है। दादरी शहर के वार्ड नंबर 14 निवासी गर्भवती महिला की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर के साथ हाथापाई की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया है और मृतका को पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल में भिजवाया है। रितिका नाम की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज कर दी है, पोस्टमार्टम करवाएंगे। देखो, पहले तो हम सरकारी हॉस्पिटल में यहीं ले जाएंगे, वो फिर बाद में डॉक्टरों की राय पर होगा, जो भी होगा। हाँ, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराएंगे। मामला फरीदाबाद का है, जहां आज फिर एक हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बार हत्या एक ट्रक ड्राइवर की हुई है, जो कि 23 तारीख से लापता था। गौरतलब है कि पिछले 6 दिनों में ही हत्या का ये 6वां मामला है। दिखाई दे रहा है ये नजारा IMT इलाके का है, जहां पुलिस हत्या की सूचना पाकर यहां पहुंची है और परिजनों के मुताबिक रामपुर का रहने वाला विंकल एवं आपको बता दें कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है और 23 तारीख को वो यहां डिलीवरी करने आया था और यहां से उसे उत्तराखंड जाना था, लेकिन क्योंकि अगले दिन रविवार था तो सोमवार के दिन गाड़ी लोड होकर उत्तराखंड जानी थी। परिजनों के मुताबिक उनकी अंतिम बात 23 तारीख को हुई थी और उसके बाद से उनका फोन बंद हो गया और जिसके बाद उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। आखिरी बात मेरी तो वही नहीं, इनकी मालिक साहब की वही थी इतवार के दिन, या गाड़ी लोड होएगी या नहीं होएगी। उसके बाद मैंने बात करके फिर बोले कि नहीं, ना शनिवार के दिन आए थे, दिखे शनिवार के दिन आए थे, पर गया था संडे, तो फिर बोले कल भरी आई सोमवार के दिन गाड़ी। जी हाँ, गाड़ी उतारी थी इधर से लोड। जी हाँ, महीने में 8-15 दिन चक्कर मारते थे यहाँ पे। सर, हमें आज सुबह करीब 7:30 बजे इंटीमेशन मिली कि सेक्टर 68 IMT में जो मचगर गांव के पास में झाड़ियों में एक बॉडी पड़ी हुई है।
तो सूचना मिलते के साथ ही इमीडिएटली हम मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंच करके हमने बॉडी को देखा तो बॉडी काफ़ी क्षत विक्षत कंडीशन में थी। तो जिसको आइडेंटिफिकेशन के हमने एफर्ट्स किए, जो पासर्स बाई थे रोड से जो